जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो दोस्तों, इस चैनल पे जो ये रिवीजन क्लास चल रहा है, अभी जो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैथ का जो रिवीजन करवाया जा रहा है, उसी का ये अगला पार्ट वीडियो है, जिसमें आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को मैथ का रिविजन करवाऊंगा। और ये रेंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं हम, ताकि आपका संपूर्ण मैथ पूरी मैथ चैप्टर बाय चैप्टर आपका रिविजन हो जाए। और ये वीडियो लगातार आते रहेगा, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक इस तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे, आपके सामने आते रहेगा वीडियो। और यदि यहाँ से आपकी मैथ रिविजन हो रही है, यदि आप कुछ सीख रहे हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, तो दोस्त लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना, है ना। देखो, एक्चुअली ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ना दोस्त, ये रिवीजन क्लास जो बना रहे हैं आपके लिए, है ना। मुझे नहीं पता कि आप जो वीडियो देख रहे हो आप गणित में कितना जानते हो। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट जो है सो मैथ को लेकर के चिंता में होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है कि मैथ सब्जेक्ट को लेकर के हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमारी एग्जाम में जो है सो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, परसेंटेज मेरा मार्क्स जो है सो कम आ जाएगा। तो मैं ऐसे स्टूडेंटों को ध्यान में रख करके सवाल को सिलेक्ट करता हूँ, और तो ऐसे कमजोर स्टूडेंटों का ध्यान रखते हुए ये वीडियो को हम बनाते हैं और कंसेप्ट को सिखाते हैं। इस वीडियो को यदि आप ध्यान से देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, यहाँ से कुछ सीखते हो, तो यकीन मानो, भरोसा रखो, आप बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के बोर्ड लेवल तक की गणित को आप समझ पाओगे, बना पाओगे और एग्जाम में अच्छे नंबर भी ला पाओगे। इसमें अभी क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो बिंदु दिया हुआ है, जिसका नियामक 2, 3 है और दूसरे का नियामक -2 और 3 है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितना होगा। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा। तो दूरी फार्मूला दोस्त आपको पता होना चाहिए कि यदि एक बिंदु का नियामक x1 और y1 है, दूसरे का नियामक x2 और y2 हो, तो इसके बीच की दूरी कितना होगा। इसके बीच का दूरी होता है √x नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर। यदि ये दूरी सूत्र आपको पता है, ये दूरी फार्मूला यदि आप जानते हो, तो ये दोनों के बीच की दूरी आप बड़ी आसानी से बता दोगे। कितना x का अंतर कितना होगा, x दोनों के अंतर है ना, अंतर मतलब एक में से दूसरे को घटाना है, तो -x2 है ना, इसमें से इसको घटाएंगे तो -2 अब -2 इसका स्क्वायर प्लस y का अंतर 3 -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया √अंडर। देखो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों सेम जात का है तो जुट जाएगा, है ना। देखो, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस में कितना 4, माइनस में 4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया √16। अब रूट में से कैसे बाहर निकलता है, तो जोड़ा लगा करके 4 × 4 जोड़ा लग गया, तो बाहर कितना 4। मतलब ये दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी कितना आने वाला है, दूरी आने वाला है 4, है ना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना होगा, जिसका नियामक दिया हुआ है। तो यदि नियामक दिया रहेगा तो आपको दूरी फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। यदि नहीं पता है तो इसको ध्यान रखोगे। जैसे मान लो यदि एक बिंदु का नियामक x1 y1 है और दूसरे का नियामक x2 y2 है, तो दूरी फार्मूला क्या होता है, √x नियामक के अंतर का स्क्वायर और y नियामक के अंतर का स्क्वायर। तो बस इसी से हम ये वैल्यू रख करके कितना आया, दूरी 4। क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक द्विघात बहुपद है ना। सही बात है सर कि इसका घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद प्रश्न में बोल भी रखा है ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि यदि घात 2 है ना, देखो इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, तो मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो इसलिए हम इस बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं। प्रश्न में भी दे रखा है, तो बोल रहा है कि ये द्विघात बहुपद का शून्यक 2 गो है। कै गो शून्यक है, प्रश्न में दे रखा है, अल्फा और बीटा। सही बात है सर कि जिस बहुपद का जितना घात होगा, यदि आपसे मैं प्यारे विद्यार्थी, यदि आपसे मैं बताऊं कि किस बहुपद का कितना शून्यक होगा, तो आप ध्यान रखना कि जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना शून्यक होगा। जैसे इसका घात यदि 2 गो है, तो मेरे दोस्त द्विघात बहुपद बोलेंगे, और घात 2 है तो शून्यक 2 गो होगा। जो प्रश्न में दे रखा है ये सारी जानकारी, है ना, बोल रखा है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है, तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों शून्यकों का योग बताइए कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें यही पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा।
तो याद रखिएगा, यदि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये सामान्य रूप होता है। और यहाँ पे यदि दो शून्य का अल्फा और बीटा है तो दोनों का जोड़ होता है -b/a, गुणनफल होता है दोनों का c/a। यदि ये जानकारी आपको पता है तो यहाँ से आप आंसर बता दोगे कितना, -b/a। -b बोलने का मतलब दोस्त है, -b बोलने का मतलब है कि x का गुना, x का गुना कितना से, देखो x में कितना का गुना है, -1 का, तो b का मान -1 है ना। यहाँ में यदि लिखे हम तो a का मान कितना, x² का गुना, b का मान कितना, x का गुना, और c का मान कितना, कांस्टेंट 4। तो वही हम लिखे, माइनस पहले से था, b का मान -1 और a का मान कितना, 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया, अल्फा प्लस बीटा, देखो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो 1, अब बट्टा में 1, कितना 1, अल्फा प्लस बीटा कितना 1 है ना। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दोनों का योगफल कितना, 1 होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल 4:9 में है ना। दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:9। क्षेत्रफल, सबसे पहले तो आप ये दोस्त जान लो कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr² है ना। तो दो वृत्त की बात कर रहा है तो मान लेते हैं हम एक वृत्त है ना, मान लेते हैं हम एक वृत्त ये, जिसका त्रिज्या हम मान लेते हैं r1, और दूसरा वृत्त हम मान लेते हैं ये, जिसका त्रिज्या है r2। तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात है ना, वृत्त 1 का क्षेत्रफल मान लेते हैं, इसको 1 बोल दे और इसको 2, बट्टा में वृत्त 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक का क्षेत्रफल होगा πr1 का स्क्वायर और दूसरे का क्षेत्रफल πr2 का स्क्वायर। दोनों का अनुपात देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 4:9, 4:9 है ना। अब यहां से हमसे क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि त्रिज्या का अनुपात बताइए क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, कितना r1 स्क्वायर अब बट्टा r2 स्क्वायर, कितना 4/9। देखो दोनों का स्क्वायर यदि हम उधर दे देंगे है ना, यदि दोनों का स्क्वायर हम उधर कर ले r1/r2 तो कितना हो जाएगा, √4/9। तो r1/r2 कितना होगा, 2/3, मतलब त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात होगा 2:3। त्रिज्या का अनुपात कितना, 2:3। देखो ये हमें आपको समझाना है इसलिए मैंने इतना डिटेल में बना के आपको बताया है ना। वैसे आप देखो तो वृत्त का क्षेत्रफल किसके समानुपाती है, त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती है। वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग का समानुपाती है ना। यदि इसको हम लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल समानुपाती है r² का है ना, मतलब √अंडर क्षेत्रफल क्या होगा, समानुपाती होगा त्रिज्या का। कहने का मतलब यदि हमें क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा था तो डायरेक्ट हम स्क्वायर लगा के 2:3 बता सकते थे त्रिज्या का अनुपात है ना। लेकिन ये कैसे होता है तो इसके लिए हम ये आपको समझाने की कोशिश की है ना। क्वेश्चन में क्या कहता था, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त 1 का क्षेत्रफल बटा वृत्त 2 का क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं, πr² लिखते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन जो भी यहाँ से पूछा जाता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो आप ये मान के चलो यही सारी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, या ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनने के लिए जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा है ना। तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और वीडियो को देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो वीडियो को रोकिए और मेरे से पहले आप बनाओ है ना, पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखिए कि आपने ऐसे ट्राई किया था, क्या आपने ऐसे बनाया था, या फिर जैसे भी आपने बनाया क्या आपका आंसर सही था। यदि सीखने के उद्देश्य से ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए है ना। बाकी अभी आप देख रहे हो स्टडी रूट है ना, यूट्यूब पे आप देख रहे हो स्टडी रूट चैनल, और यहाँ से आपकी मैथ प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है
और आप भी जानते हो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो आप, है ना। तो मैथ की जो टेंशन है उसकी टेंशन, आपकी टेंशन मैं ले रखा हूँ और आपको एक एक करके क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी सिखाने का काम कर रहा हूँ इसी वीडियो के जरिए। तो यदि आप सीख रहे हो दोस्त तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को पहले आप शेयर करो, पहले शेयर करो फिर आगे आप देखना वीडियो। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना होगा। दोस्त त्रिकोणमिति में 3 ही फार्मूला है जो सारे विद्यार्थी याद रखता है, त्रिकोणमेट्रिकल आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय तादात्म्य, है ना। आप लोग भी यही 3 याद किए होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, दूसरा याद किए होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक, और तीसरा याद किए होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक। अब ये ध्यान से देखिए, ये तीनों आइडेंटिटी को आपसे पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा। सेक स्क्वायर थीटा दोस्त कहाँ पे मिल रहा है, इसमें, है ना। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना, एक, एक को इधर ला लीजिए, एक प्लस में है, सेक स्क्वायर में एक माइनस करना है, सेक स्क्वायर एक, तो इसको इधर ला लीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक कितना, टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब यह है कि ये जो वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्त, एक बार आप बढ़िया से कॉपी पेन लेकर के बना लो, रिवीजन कर लो, या पहले से बना रखे हो तो फार्मूला को देख जाओ एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ई कोई घटना है ना, ई मान लीजिए कोई घटना है ना, ये सड़क एक्सीडेंट का घटना नहीं है, प्रायिकता की क्वेश्चन है ये। कहाँ का क्वेश्चन है, प्रायिकता। अच्छा प्रायिकता में हम लोग क्या देखे थे, घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, यही दो चीज में हम लोग उलझे रहते थे, है ना। प्रायिकता क्या होता था, घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता, और दूसरा देखते थे घटना नहीं होने या नहीं घटने की प्रायिकता, प्रायिकता, है ना। और यदि दोस्त आप ये चैप्टर पढ़े हो तो आपको पता होगा कि घटना घटित होने की प्रायिकता, है ना, और नहीं होने की, जो निश्चित घटना होने की प्रायिकता है, या तो घटना घटेगा या तो घटना नहीं घटेगा। अब टोटल कितना होगा, प्रायिकता जो है दोस्त टोटल वैल्यू होता है उसका एक, टोटल वैल्यू कितना होता है एक। यदि ई घटना है, ई घटना के लिए प्रायिकता लिखिए तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है एक, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा जीरो, मिनिमम वैल्यू जीरो, है ना। मतलब नहीं होने, अनिश्चित घटना, बिल्कुल घटना होना ही नहीं है, अनिश्चित घटना, है ना। जैसे देखो आप, हम लोग क्या है कि अपने इधर सूर्य पूरब में उगता है ना, निश्चित घटना है। आज यदि सूर्य पूरब दिशा में राइज किया, सनराइज हुआ है, सूर्योदय हुआ है पूरब दिशा में, तो कल भी पूरब दिशा में ही होगा, परसों भी पूरब दिशा में ही होगा। यदि इस बात को लेकर के कोई हमसे शर्त लगाए कि कल के दिन में सूरज जो है जो पश्चिम दिशा में उगेगा, सूर्योदय होगा, संभव ही नहीं है ना। तो जो निश्चित घटना है उसके लिए प्रायिकता एक, सूर्य पूरब में उगेगा, ऐसी घटनाओं के लिए जो निश्चित घटना है प्रायिकता कितना एक। और इसी का यदि हम ये बोलते कि सूर्योदय कल पश्चिम दिशा में होगा, है ना, तो जो घटना होना ही नहीं है ना, वो संभव ही नहीं है, ऐसी घटनाओं के लिए प्रायिकता कितना जीरो। बाकी जो चांसेस कैलकुलेट करते हैं दोस्त, बाकी का जो चांस कैलकुलेट करते हैं, है ना, वो इसके बीच में होता है। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि आज क्रिकेट मैच हो रहा है, ए और बी दो टीम क्रिकेट मैच खेल रहा है, मान लो एक टीम ए है और बी टीम है, दोनों के बीच में मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, तो परिणाम क्या होगा, जीतना होगा और हार होगा, है ना, एक टीम जीतेगा और एक टीम हारेगा। अब यहाँ पे जो है सो कोई निश्चित घटना नहीं है या अनिश्चित नहीं है ना, कोई फिक्स नहीं है कि बी ही मैच को जीतेगा या ए ही मैच को जीतेगा, है ना।
तो ये निश्चित और अनिश्चित के बीच का गेम है। तो यहाँ की जो प्रायिकता होगा दोस्त 0 और 1 के बीच की प्रायिकता होगा, मतलब हारने की प्रायिकता भी दोनों के बीच का होगा या जीतने की प्रायिकता भी दोनों के बीच का ही प्रायिकता होगा। बात समझ में आया? लेकिन कहने का मतलब यह है दोस्त कि घटना नहीं घटने की प्रायिकता और घटने की प्रायिकता दोनों मिला करके टोटल कितना, टोटल 1, टोटल कितना 1, है ना। चाहे यहाँ पे जीत हो चाहे इसकी हार हो, मान लो ये जीत गया और ये हार गया, दोनों की प्रायिकता को जोड़ देंगे, कुल संभावना को जोड़ देंगे तो कितना 1। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है दोस्त कि ई यदि कोई घटना है तो घटना घटने की प्रायिकता को बोल रहा है पीई, और इसी को डिनोट करते हैं पीई डैश, घटना नहीं घटने की प्रायिकता। घटना होने की प्रायिकता पीई और नहीं होने की प्रायिकता पीई डैश। अच्छा, ये टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए, टोटल 1 होना चाहिए, टोटल वैल्यू 1 होना चाहिए। देखो यदि आप प्रायिकता चैप्टर पढ़े हो तो अच्छी बात है, आप क्वेश्चन बना लिए होगे, आंसर भी बता दिए होगे। और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो देखने के बाद आप कभी समय मिले तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना और वहां पे प्रायिकता को मैंने बहुत अच्छे से एक एक छोटे से छोटे कंसेप्ट को पकड़ के मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी शेयर की है आप लोगों के साथ। वहां पे वीडियो आप देख सकते हो, वहां से प्रायिकता को सीख सकते हो। बाकी अभी तक के सेशन में यदि आपने कुछ सीखा, कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी बात, हमारी ये सेशन आपको कितनी पसंद आ रही है आप कमेंट में एक छोटा सा कमेंट अपना फीडबैक लिख के बताना। ओके, चलिए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दिया गया डाटा है इसमें से बहुलक को ढूंढना है ना। देखो बहुलक वाला क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक आध को जरूर पूछेगा, है ना। और बहुलक वर्गीकृत आंकड़ा में भी पूछेगा, वो जब वर्गीकृत आंकड़ा वाला पूछेगा तो वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, 3 नंबर या 5 नंबर में पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में संभवतः बहुलक का क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। और ये क्वेश्चन का जवाब देना बड़ा सरल है ना, बहुत ही आसान है। बहुलक मतलब जो बहुते बार आता हो, बहुलक मतलब जो बहुत बार आता हो। इसमें देखिए 3 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 4 एक बार है, 7 2 बार, 6 एक बार और 9 भी एक बार। तो बताइए इस आंकड़े में यदि हमको बहुलक बोलना होगा, बहुलक है ना, तो सबसे अधिक बार रिपीट कौन किया है, 7, सबसे अधिक बार रिपीट किया है 7, है ना। तो इस आंकड़ा जो दिया है इसका बहुलक हम कितना बताएंगे, बहुलक बताएंगे इस आंकड़ा का 7। क्वेश्चन आपको दोस्त समांतर श्रेणी से दिया हुआ है, बोल रहा है एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद दे रखा है 2 और सार्व अंतर दे रखा है, सार्व अंतर 3। तो बोल रहा है इसका प्रथम 3 को पद बताइए। तो बताना बड़ा मुश्किल है भाई कि पहला पद क्या है, 3 है ना। तो अगला कितना होना चाहिए, अगला वही संख्या होना चाहिए जिसका अंतर कितना हो, 3। तो भाई अगले नंबर का अंतर यदि 3 होगा, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना, 5, है ना। 3 को नंबर बोल रहे हैं, प्रथम 3 पद बताइए। तो बताइए अगला पद यदि हमें बताना होगा तो क्या अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 3 जोड़ देंगे इसमें तो कितना, 8। मतलब हम इस एपी का बोल रहा था प्रथम 3 को पद बताइए, तो प्रथम 3 को पद क्या होगा, 2 होगा, 5 होगा और 8 होगा, है ना। देखो सार्व अंतर का मतलब क्या होता है कि समांतर श्रेणी में जो भी नंबर दिया गया है ना, लगातार 2 नंबर के बीच का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। ध्यान से सुनो, यदि एपी में जो नंबर दे रखा है ना, एपी में जो श्रृंखला दे रखा है उस श्रृंखला का सार्व अंतर क्या होता है, लगातार 2 नंबर का अंतर, लगातार 2 नंबर का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। जैसे देखो ये दोनों लगातार नंबर है तो दोनों का अंतर कितना है, 3। ये लगातार 2 नंबर है तो दोनों का अंतर कितना है, 3। मान लो यदि हम ये लिख ले 3 5 7 10 15, है ना, इस तरह से हम लिख ले, तो क्या ये एपी में है। यदि हमको बताना पड़े, हमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये दिया गया श्रृंखला एपी में है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे हम, सार्व अंतर देख करके ही बताएंगे कि ये एपी में है या नहीं है। और ये सार्व अंतर हमेशा 2 संख्या के बीच का हमेशा समान होगा यदि एपी में होगा तो, है ना। देखो इस क्वेश्चन का तो आंसर हम बता दिए, हमसे पूछ रहा था कि एपी का प्रथम पद 2 है, सार्व अंतर 3 है, तो 3 को पद बताइए। तो पहला पद 2 होगा, दूसरा 5 होगा और तीसरा 8 होगा।
इसी में हम आपको समझाना चाहते हैं कि सार्व अंतर क्या होता है और हम एपी को कैसे पहचानेंगे। तो सार्व अंतर होता है दोस्त कि दिया गया श्रृंखला में लगातार दुगो नंबर को पकड़ो, कौन यही दुगो पकड़ो, ये दुगो पकड़ो, ये दुगो, लगातार दुगो पकड़ो। अब उसका अंतर देखिए कितना है। अंतर कैसे निकालते हैं, तो अंतर निकालते हैं अगला नंबर में से पिछला नंबर घटा देंगे। यदि ये दोनों को देखेंगे तो अगला नंबर में से पिछले नंबर को घटा देंगे, 10 में से 7 को घटा देंगे, कितना 3, है ना। इस तरह से हम अंतर निकाल देंगे। तो अभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे, देखो ये दोनों में हम सार्व अंतर देखेंगे तो 5 में से 3 घटाओ 2, ये दोनों में अंतर देखेंगे तो कितना 2, ये दोनों में अंतर देखेंगे तो 3। अच्छा देखिए यहाँ ये दोनों का अंतर 2 है और यहाँ पे अंतर 3 है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है ना। यदि एपी में रहता तो कहीं से भी हम 2 नंबर को पकड़ते, उसका सार्व अंतर सेम रहता, एक जैसा रहता, है ना। यदि इसका 2 है तो इधर भी 2 होता, उधर भी आगे भी 2 होता, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू बताइए। अब ये वैल्यू तो दोस्त याद करना पड़ेगा। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। देखो डिग्री में 180 होता है और रेडियन में पाई बोलते हैं। कोण को नापते हो ना, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो उसी तरह से पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है, जबकि पाई क्या है, पाई रेडियन वैल्यू है ना। अब देखिए पाई बट्टा 4 का मतलब क्या हो गया, पाई बट्टा 4 का मतलब हो गया 180 में आप 4 का भाग दीजिए तो ये कितना निकलेगा, 45 डिग्री। तो ये आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री का मान बताइए कितना होगा। और यदि वैल्यू आप याद किए हो तो आप बताओगे सर साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, माइनस कॉस 45 का भी मान 1/√2 होगा। तो आप ध्यान से देखो 1/√2 में से 1/√2 को घटाओगे तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, है ना, खत्म। तो इसका आंसर कितना होगा, ये जो प्रश्न पूछ रखा था साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4 कितना, 0, है ना। और ये वैल्यू दोस्त आप याद करना होगा आपको, है ना, बिना, और बहुत 2-3 क्वेश्चन तो पूछता है ये वैल्यू वाला, है ना। देखो यदि आप याद किए हो तो अच्छी बात है, नहीं याद किए हो तो एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से याद रखना, है ना। क्या याद करते हैं हम लोग, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए, है ना। साइन थीटा के लिए आप याद रखना 0 का मान 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। कैसे ये वैल्यू लिखते हैं, तो ऐसे देखो 0 डिग्री से शुरू किया हो ना, तो 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक पहुंचे हो, 4 का भाग दे देना, 4 का भाग दे दो और सब पे √अंडर लगा दो, है ना। देखो ये बाहर यही वैल्यू दिखाई देगा, ये रूट में से जो निकलेगा ना, ये 4 कट जाएगा, 1 होगा, √3 और 4 का √2, ये काट दोगे, 2 से 2 कट जाएगा, √2, 1 का √1, 4 का √2, 0 है तो 0, सिंपल सी बात है। कॉस थीटा के लिए आप क्या करोगे, इसी को उलट दोगे, जो 0 ऐसे लिखे हो ना, इसको ऐसे उलट दो, 0 के लिए लिखो 1, 30 के लिए लिखो √3/2, 45 के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए 1/2, 90 के लिए 0। साइन थीटा के लिए यदि आप ऐसे करके निकाल दिए तो उसी को उलट दोगे, कॉस थीटा के लिए निकल जाएगा। टेन थीटा के लिए आप क्या करना, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे देना, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे देना, टेन थीटा भी निकल जाएगा। तो दोस्त यदि ये वैल्यू आपने याद कर रखा है तो सही बात है, नहीं याद किए हो तो एक छोटी सी जानकारी ये आप याद रखना, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि थीटा के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। थीटा कोण के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड बेसिकली होता क्या है दोस्त, देखो यदि ये वृत्त है ना, तो वृत्त में केंद्र पे कितना डिग्री कोण बनता है, टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, टोटल 360 डिग्री। उसमें से मान लो यदि ये छोटा सा सेक्शन हम काट दिए, मान लेते हैं हम ये कोण थीटा है ना, तो ये जो सेक्शन हम काट दिए ना, ये सेक्शन हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है।
ये त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि वृत्त में जो ये छोटा सेक्शन काटे तो यही त्रिज्यखंड होता है, इसके बाद जो बच गया ना ये भी त्रिज्यखंड ही है। यदि ये त्रिज्यखंड है तो ये भी त्रिज्यखंड ही है ना। अच्छा, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है, छोटा वाला त्रिज्यखंड है तो इसको लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे, और ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है तो इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त कि थीटा कोण के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप ही बताइए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये तो पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब सोच के देखो दोस्त, ये पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल हम लिखे हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यदि ये त्रिज्या आर है ना, त्रिज्या आर है तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर कितना डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए। तो 360 डिग्री के लिए क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए कितना, पाई आर स्क्वायर बटा 360 थीटा कोण के लिए, है ना। यदि 360 डिग्री के लिए इतना क्षेत्रफल तो थीटा के लिए कितना क्षेत्रफल, तो थीटा के लिए पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुना थीटा। दोस्त आप लोग फार्मूला के तौर पे इसी को याद करते हो कि ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुने थीटा। इसी को आप लोग याद करते हो, पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुना थीटा। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए या नहीं तो इस फार्मूला को याद रखिए, है ना। और यदि आप सही मायने में तैयारी कर रहे हो, गणित को सीखना चाहते हो, मैथ को सीखना चाहते हो, तो मेरी सजेशन तो है दोस्त कि कंसेप्ट को पकड़िए, बातों को समझिए कि ऐसा क्यों होता है, ये जो फार्मूला आप याद किए हो ना, ये ऐसे क्यों आता है, कहाँ से आता है। मैथ कभी भी आपको बोझा नहीं लगेगा, मैथ में इंटरेस्ट जाग जाओगे, है ना। बिल्कुल इंटरेस्टेड होकर के मैथ बनाने लगोगे, है ना। मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका बन जाएगा यदि आप कंसेप्टों को सीखते हो, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हो तो। और यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो निश्चित तौर पे सीखोगे, आज नहीं तो कल सीख ही जाओगे। इस क्वेश्चन में जो है सो एक द्विघात समीकरण दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका विवेचक बताइए क्या होगा। तो इसका विवेचक क्या होता है दोस्त, विवेचक डिस्क्रिमिनांट डी से हम लिखते हैं। डी कितना होता है, देखो फिर से यदि द्विघात समीकरण का हम इसका मानक रूप लिखे तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और विवेचक हम लोग कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी बताने की आवश्यकता नहीं है, अब देख रहे हो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसी फार्मूला से यदि हम यहाँ पे विवेचक निकाले तो कितना निकलेगा, यहाँ भी हम ऐसे ही निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यदि इसमें से ए बी सी लिखने की कोशिश करो तो ए का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुना 2, बी का वैल्यू होगा एक्स का गुना -4 और सी का वैल्यू होगा 3। तो ये सारा वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख देंगे, -4 का स्क्वायर -4 गुने ए का मान 2, सी का मान 3, तो ये हो जाएगा 16 -4 गुना 8 3 24। तो ये कितना होगा, -8। और दोस्त विवेचक यदि माइनस में आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि इस समीकरण का शून्यक वास्तविक में नहीं निकलेगा, शून्यक इसका काल्पनिक होगा, और काल्पनिक शून्यक आपके सिलेबस में है ही नहीं, है ना। तो विवेचक फिलहाल इसका विवेचक कितना आने वाला है, -8। अगला क्वेश्चन दोस्त कह रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखा है ना, इसमें से बोल रहा है कि परिमेय संख्या को पहचानिए। ये 4 संख्या में से बोल रहा है परिमेय संख्या को पहचानिए। संख्या तो दोस्त 2 ही प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या होता है और दूसरा अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है ना। परिमेय संख्या को पहचानने के बजाय आप अपरिमेय को पहचान रखिए, इसको पहचानने के बजाय उसकी पहचान रखिए। यदि आप इस नंबर को पहचान जाते हो तो इसके अलावा जो भी बचेगा, इस नंबर को छोड़ दो तो इसके अलावा जो भी नंबर बचेगा, अब तक आपने जितनी भी संख्या को देखा है उसमें से यदि इसको निकाल दोगे तो बाकी बची संख्या यही होता है। और इसको हम क्यों बोल रहे हैं इसके बजाय, आप उसको ध्यान रखो क्योंकि ये गिना चुना नंबर है
है ना। आइए दिखाते हैं कौन सा है। जैसे देखो पाई जो है सो एक अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, रूट अंडर 7, ये जो भी नंबर है ना, रूट अंडर 7 के बाद आप ऐसे ले लो 11, 13, है ना, ये जो भी नंबर है ना ये अपरिमेय संख्या है। और एक दशमलव वाला है, ये दो कैटेगरी का नंबर। देखो रूट के नीचे में अभाज्य संख्या है, रूट के नीचे में क्या है, अभाज्य संख्या। और एक दशमलव वाला संख्या होता है जो अपरिमेय संख्या होता है। कौन सा, जैसे हम उदाहरण से समझाते हैं आपको, 12.357296521 इस प्रकार का। कहने का मतलब यह है कि दशमलव अशांत है, दशमलव अशांत है और रिपीट नहीं कर रहा है ना, रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब आगे में कौन सा नंबर आएगा इस बात का अता पता नहीं है। तो यही तीन कैटेगरी के नंबर को आप ध्यान में रखिए जो अपरिमेय संख्या है। इसको हटा दोगे, ये तीन है ना, बस एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश किया है, यही तीन को नहीं है। इस प्रकार का नंबर, इस प्रकार का नंबर और इस प्रकार का नंबर, ये तीन प्रकार का ही नंबर जो अपरिमेय संख्या में होता है। बाकी जो भी नंबर आप देखोगे सबके सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और यदि ये बात को आप समझ गए तो यहाँ से आंसर आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि परिमेय संख्या क्या होगा। देखो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। रूट अंडर 2, रूट अंडर 3 ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमसे पूछ रहा था परिमेय संख्या, हमसे क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा ये होगा। क्यों, क्योंकि देखिए रूट अंडर 16 जो है ना सो ये 4 के बराबर हो जाए। कैसे, 4 गुना 4, रूट अंडर 16 कितना होगा, 4। कैसे, तो जोड़ा लगा करके रूट में से बाहर निकलता है और इसलिए कितना होगा, 4 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा रूट अंडर 16/25। चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो दोस्त ये द्विघात समीकरण है तो इसका दुगो शून्यक होगा, मान लेते हैं अल्फा बीटा जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि अल्फा बीटा इसका शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बताइए कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का जोड़ होता है दोस्त -b/a, है ना। अब कॉफिशिएंट कंपैरिजन करोगे तो b इसमें कितना है, x का गुना -2, तो ये माइनस तो पहले से था और b का मान कितना, -2। अब बट्टा में a क्या होता है, x² का गुना, तो x² का गुना कितना, 1, तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 बट्टा में 1 कितना, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, 2। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एपी दिया हुआ है समांतर श्रेणी, तो इसका प्रथम पद दे रखा है, प्रथम पद ए, सार्व अंतर दे रखा है डी, और बोल रहा है यनमा पद बताइए कितना होगा, एनमा पद, है ना। तो दोस्त यदि ये एपी आप पढ़े हो तो एनमा पद हम लोग कैसे निकालते हैं, a + n-1 इंटू डी, है ना। एपी का एनमा पद कैसे निकालते हैं, a + n-1 इंटू डी, है ना। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, a + n-1 इंटू डी। लेकिन ये होता कैसे है, यदि ये आप समझना चाहते हो तो ऐसे देखो, यदि पहला पद a है तो दूसरा यदि हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, सार्वंतर जोड़ देंगे हम, यही ना। तीसरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी में एक और अंतर जोड़ देंगे, a + d + d, इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। अच्छा देखो इसको ध्यान से देखो, a + d, a + 2d, है ना, इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। ध्यान से देखिए, देखिए दूसरा पद है तो इसमें क्या डी जोड़े हैं, 2 - 1, डी के लिए हम क्या लिखे हैं, 2 - 1d दूसरे पद के लिए। देखो ये तीसरा पद है, तीसरा पद के लिए हम क्या लिखे हैं, a + 3 - 1 इंटू डी लिखे हैं, है ना। तो इसी तरह से सोचो, तीसरा पद के लिए 3 - d, दूसरा पद के लिए 2 - d, तो इसी तरह से यनमा पद के लिए क्या लिखेंगे, n-1 इंटू डी। समझ आई बात। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को याद कीजिए या नहीं तो प्रोसेस को समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो गो समरूप त्रिभुज है, इसके भुजा का अनुपात, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है मेरे भाई 4:9। तो हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है कि भुजा का जो अनुपात दिया होता है उसके वर्ग के समानुपाती होता है ना।
समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा भुजा के जो अनुपात दिया है ना इसके वर्ग के बराबर। 4/9 दिया है तो इसके वर्ग के बराबर होगा, मतलब 16/81। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16/81। 16/81। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसके बाहरी बिंदु P से PA और PB दो को स्पर्श रेखा खींचा गया है। PA का लंबाई दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो PB का लंबाई आपसे पूछ रहा है। PB का लंबाई पूछ रहा है कितना होगा, है ना दोस्त। याद रखना, वृत्त में किसी बाहरी बिंदु से हम केवल और केवल दो को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दिख रहा है, किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा मतलब जो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ छुए, है ना। तो ये भी वृत्त को छू रहा है और ये भी छू रहा है। इन दोनों के अलावा कोनो लाइन खींचोगे तो वृत्त को काटेगा, वृत्त को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, छू करके नहीं जाएगा। तो बाहरी बिंदु से वृत्त पे हम दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होता है। एक स्पर्श रेखा का लंबाई यदि 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे का भी लंबाई कितना होगा? 8 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो PB का भी वैल्यू कितना होगा? PB का भी वैल्यू 8 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। पूछ रहा है दोस्त कि 1 + tan² थीटा का मान कितना होगा। तो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी को याद कीजिए, है ना। यदि त्रिकोणमितीय तादात्म्य आपको याद है तो आपको पता होगा कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा, है ना, ये होता है 1। तो 1 + 10, तो 10 इधर माइनस में है, इसको हम उधर भेज देंगे तो क्या होगा? sec² थीटा इधर माइनस में है, उधर जाने पे क्या होगा? 1, अब माइनस में है तो प्लस tan² थीटा। यही हमसे पूछ रहा है कि 1 + tan² थीटा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा भैया? sec² थीटा के बराबर होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? sec² थीटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर चिताने की प्रायिकता क्या होगा। दोस्त, यदि एक सिक्का को हम उछालेंगे, है ना, इस सिक्का को यदि हम टॉस करेंगे, मैच खेलने जाते हो टॉस करते हो, तो या तो सिक्का पे चित आएगा या नहीं तो पट आएगा। यदि एक सिक्का को एक बार उछालेंगे तो एक बार चित आएगा या नहीं तो एक बार पट आएगा। तो इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, चित आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्त? प्रायिकता हम लोग निकालते हैं प्रायिकता निकालते हैं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए, अनुकूल परिणाम हम चाहते हैं चित आए, तो चित तो एक के बार आएगा, है ना। तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता हो जाएगा 1 अब बट्टा में टोटल परिणाम, क्या टोटल में या तो चित आएगा या नहीं तो पट आएगा 2। तो प्रायिकता कितना हो गया? प्रायिकता 1/2। यदि एक सिक्का को हम उछालेंगे और चाहते हैं कि चित आ जाए, तो चित आ जाए, इसके लिए प्रायिकता कितना आना चाहिए? इसके लिए प्रायिकता 1/2 आना चाहिए मतलब इसकी प्रायिकता 1/2 होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो दिया गया आंकड़ा है इसमें बहुलक बताइए। अभी मैंने बताया दोस्त कि बहुलक मतलब कौन सा संख्या ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 3 2 बार और 6 एक बार। तो इसका बहुलक क्या होगा? बहुलक होगा 3। बहुलक कितना होगा? 3, क्योंकि ज्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है? ज्यादा बार रिपीट कर रहा है 3, इसलिए इस आंकड़ा का बहुलक होगा 3। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि दो बिंदु दिया हुआ है -1 3 और दूसरा बिंदु दिया है -5 3। चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है -1 3 और -5 7।
चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दो बिंदु दिया हुआ है -1 3 और -5 7, और हमसे पूछ रहा है कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो दूरी फार्मूला दोस्त अभी बताएं। दो बिंदु का ये नियामक दे रखा है, और नियामक दे रखा है तो दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं। दूरी हम लोग निकालते हैं √अंडर x के अंतर का स्क्वायर, x नियामक है ना, x नियामक, x नियामक ऐसे लिखते हैं। यदि इसका नियामक x1 और y1 है और इसका नियामक x2 और y2 है, तो दूरी कैसे निकालते हैं। x के अंतर का स्क्वायर अब प्लस y के अंतर का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं, है ना। तो देखिए x के अंतर का स्क्वायर कितना करेंगे, एक x में से दूसरा वाला को घटा देते हैं, है ना। -5 में से घटा देंगे किसको, -1 को घटा दिए। -5 में से घटा दिए -1 को, -5 में से घटा दिए -1 को, है ना। अब माइनस प्लस में कंफ्यूजन मत रखना, है ना। घटाना है तो -5 में से घटा दिए -1 को और इसका स्क्वायर, प्लस y में से घटाना है y1 दूसरे y को, मतलब 7 में से घटा देते हैं 3 को और इसका स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये देखो -5, इधर देखो माइनस का माइनस से गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटेगा 4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, -5 और +1, -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्त -4 का स्क्वायर 16 और +4 का स्क्वायर भी 16, कितना, तो 16 + 16 32, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 4 16 गुना 2। देखो जो जोड़ा में आ गया उसको बाहर निकाल देते हैं और जो नहीं जोड़ा लगा उसको अंदर ही छोड़ देते हैं। तो इस दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, 4√2। ये जो दो बिंदु दे रखा है जिसका नियामक -1 3 और -5 7, तो दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, ये दूरी सूत्र से हम निकाल देंगे 4√2, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा, यहाँ से आपने बहुत कंसेप्ट को सीखा भी होगा। ऐसे ही हम आपके लिए एक एक करके वीडियो बनाते रहेंगे और ये वीडियो आपके पास तब तक आता रहेगा जब तक आपका एग्जाम 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है फरवरी माह में, जब तक ये मैथ का एग्जाम ना हो जाए तब तक इसी प्रकार का वीडियो आपके पास आता रहेगा और आप हमारे साथ साथ मैथ को रिवीजन करते जाओगे, है ना। दोस्त यदि ये रिवीजन क्लास से आपके लिए फायदेमंद है, आप यहाँ से सीख रहे हो, तो मेरी कैंडली रिक्वेस्ट है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के पास जरूर भेजना, है ना। इसको आप व्हाट्सएप में ग्रुप में भी भेज सकते हो या फेसबुक पे भी आप शेयर कर सकते हो। और हाँ, आपसे कैंडली रिक्वेस्ट है दोस्त कि इस वीडियो से आपने कितना सीखा, इस सेशन में आपको कौन सी सवाल बहुत अच्छी लगी, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना आप। ओके, थैंक यू।